हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का हम लोग का 15वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 14 सेशन पूरा कर चुके हैं। हमारे जो भी दोस्त पहली बार चैनल को विजिट किए वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन की खासियत यह है कि इसमें हम लोग टेट के साथ साथ बीपीएससी टीचर वैकेंसी के भी क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पेडागोजी से है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन एनसीएफ से। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में एनसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य पूछता है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि इसका उत्तर आप सही लगा पाते हैं या एनसीएफ को आप जानते हैं कि नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ऑप्शन ए स्कूलों में गणित शिक्षण, दोस्तों यहाँ एक मिसप्रिंट हुआ है, शिक्षक नहीं शिक्षण होगा, का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल का विकास करना या विकसित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना। सी कहता है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना। और डी ऑप्शन कहता है स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिकलन सिखाना यानी कैलकुलेशन सिखाना और उच्चतर उद्देश्य होता है दोस्तों मापन सिखाना। तो आपके अनुसार इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ के उत्तर लगा लीजिए, क्योंकि केवल उत्तर देखने से आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। ओके दोस्तों, आपको उत्तर भी लगाना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एनसीएफ कहता है कि बच्चों में या प्राथमिक कक्षा में या फिर जो माध्यमिक कक्षा में या फिर उच्चतर कक्षा में जो गणित शिक्षण की पढ़ाई होती है उसका 2 तरह का उद्देश्य है। एक तो संकीर्ण उद्देश्य जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए होता है और एक होता है उच्चतर उद्देश्य जो उच्च कक्षाओं के लिए होता है। तो संकीर्ण उद्देश्य दोस्तों होता है संख्यात्मक कौशल का विकास करना, यानी गणित के जो आधारभूत जो बेसिक बातें हैं, संख्याओं की जो समझ है, संख्याओं का जो पूरा उपयोग है, प्रयोग है, उसके बारे में अच्छे से बच्चों के अंदर में समझ कर डेवलपमेंट करना, वही संकीर्ण उद्देश्य है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नैरो एम। ठीक है दोस्तों। और उच्चतर उद्देश्य क्या है कि बच्चा जो है समस्या को हल कर सके, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आया अगर मैथ्स में तो उसको हल कैसे करे, तो वो सिखाना उच्चतर उद्देश्य है। दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं कि एनसीएफ के द्वारा उच्चतर और संकीर्ण उद्देश्य में क्या क्या चीजें हैं, उसको आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। साथ ही समस्या हल करने का जो तरीका होता है, समस्या समाधान विधि जो कि न्यूमैन का विधि के रूप में पूछा गया 2022 में, आप उसका वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसे समझाया है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका संख्या पद्धति से। जैसा आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम का आप जो कहें, दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा जो भी कहें, वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहता है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है? अब देखिए, 2 पूर्ण संख्याएं हैं, मान लीजिए ए है और बी है, कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई एम एन कुछ भी मान सकते हो। और इन दोनों को कहता है गुना करने पर, गुणनफल नहीं गुना करने पर दोस्तों कितना आ रहा है? 24। तो ऐसी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे कि यहां हो सकता है 2 गुने 12 ये भी 24 होगा, 4 गुने 6 ये भी 24 होगा, 3 गुना 8 ये भी 24 होगा और 1 गुना 24 ये भी 24 होगा। अब देखना है कि इसके अलावा और भी 24 आने का संभावना है क्या, आप चेक करिए। तो भाई इसके अलावा और भी कुछ आने की संभावना नहीं है, क्योंकि यही 24 आने का तरीका है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो भाई 14 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं 10 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं 11 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 आता है। तो इसमें से न्यूनतम मान कौन सा आ रहा है? तो न्यूनतम मान हमको ये दे रहा है। तो अगर न्यूनतम मान 10 आ रहा है 4 और 6 के हिसाब से, तो देखिए आपके ऑप्शन में 10 होगा और यही इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने देखिए सरलीकरण का एक सवाल है और ये सवाल आप सभी कोई वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए और एकदम सही सही ईमानदारी से बताइए कि इसका उत्तर आप ला पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट जरूर करिए, और नहीं तो फिर देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 3 पे पावर 502 माइनस 3 पे पावर 500 प्लस 16
और नीचे दिया गया है 3 पे पावर 500 और प्लस 2। अब देखिए कि इसका सॉल्यूशन किस ढंग से हम करेंगे ताकि आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये सवाल कहीं ना कहीं घातांक करने से है। अगर आपको घातांक करने अच्छे से नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसको बनाने से पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल समझा देते हैं, तब आपको लगेगा कि भाई इसको यूज कैसे हम करेंगे। देखिए मान लीजिए 3 पे पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 गुने 3 पे पावर 3। ठीक है, देखिए दोनों का आधार समान हो गया, तो जब आधार समान हो तो हम दोनों को एक कर देंगे और दोनों के पावर को जोड़ देंगे, यानी कि यहां हम पहुंच गए इस रास्ते से। तो अब देखिए कि नीचे 500 है और ऊपर 502 और 500 है, तो जब तक हम दोनों में कॉमन कुछ नहीं लाएंगे तो इसको कटा नहीं पाएंगे। तो तरीका क्या कहता है कि भाई यहाँ जो 502 है इसको हम 500 के फॉर्म में क्या ला सकते हैं, तो भैया देखो ला सकते हैं। 502 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो दोनों का आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 502 हो जाएगा, -3 पे पावर 500 और प्लस 16, और नीचे तो 3 पे पावर 500 है ही और प्लस 2। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक में कॉमन करने का प्रयास करते हैं। तो 3 पे पावर 500 और यहां हो जाएगा कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 9, और दोस्तों यहां क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और दोस्तों यहां क्या होगा 16। अब देखिए नीचे 3 पे पावर 500 और प्लस 2। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 9 में 1 गया तो 8, 3 पे पावर 500 और यहाँ गुना हो जाएगा 8 प्लस 16, और नीचे हो जाएगा 3 पे पावर 500 प्लस 2। थोड़ा इधर लिखते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों में से, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक ही है, क्योंकि प्लस जहाँ होगा माइनस जहाँ होगा वहाँ पे टूटेगा, तो ये एक ही है और ये एक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन बताओ, इन दोनों में 8 कॉमन, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है। अगर हम 8 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 पे पावर 500 और यहाँ प्लस 16 से 8 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ तो 3 पे पावर 500 प्लस 2 है ही, ये कट गया, तो दोस्तों कितना बच गया 8। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन में 8 दिया गया होगा, यही इसका उत्तर होगा। आप इसको बड़े आराम से इसको अच्छे से उतारिएगा और समझ के उतारिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल टेट में पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहता है यदि एक क्यूब बराबर 1 + 7, 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b और 4 का क्यूब बराबर 1 + 7 + c, जहां a b c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तब a + b + c का मान क्या होगा। देखिए यहाँ दिया है कि a क्यूब बराबर 1 + 7, तो भाई a क्यूब का मान 8 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर a क्यूब का मान 8 तो भाई a का मान 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर a क्यूब का मान 8 तो a का मान 2, क्योंकि हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब है, तो भाई 2 का क्यूब है। अब देखिए आगे क्या कहता है, 3 का क्यूब बराबर 1 + 7 + b। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 8, और दोस्तों यहाँ कितना होगा 27। तो अगर हम b का मान निकालना चाहेंगे तो ये आके यहाँ क्या होगा माइनस होगा, तो 27 - 8 दोस्तों ये हो जाएगा 19, b का मान निकल गया। अब देखिए c का मान भी निकल जाएगा। कहता है 4 का क्यूब बराबर 1 + 7 + c। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 8 हो जाएगा, तो 4 का क्यूब 64, अगर इसको यहाँ लाएंगे तो 8 बराबर c। अब देखिए अगर 64 में 8 जाएगा तो भाई यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 56। ठीक है, यानी c का मान 56 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है a + b + c, तो a का मान 2, b का मान 19 और c का मान 56। तो 9 और 6 15 और 2 17, 5 और 6 6 और 1 7। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए में दिया गया है 77, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो आप केवल ये देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन घुमा के जो दे दिया है तो आपको देखने से डर लगता है, तो आप क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना सीखिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये एक भिन्न का सवाल है और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। अगर आप भिन्न क्वेश्चन बनाए हैं तो ये सवाल बनाने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। दोस्तों तुल्य मतलब उसे समान, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश का या अंश में अंतर क्या है? देखिए कोई भिन्न है, मान लेते हैं a/b और ये किसका तुल्य है? 5/9 का तुल्य है। यही दिया भाई, सॉरी 5/8 का तुल्य है। तो यहां से देखिए हम मान निकाल सकते हैं 8a बराबर 5b, 8a बराबर 5b। अब कहता है कि आप अगर अंश और हर को जोड़ते हैं तो 91 मिलेगा, यानी अगर आप उस भिन्न के अंश और हर को जोड़ते हैं तो a प्लस b को जोड़ते हैं तो 91 मिलेगा। एक काम करते हैं, अगर हमको a निकालना है तो b को a बनाना पड़ेगा, अगर हमको b निकालना है तो अगर हमको a निकालना है तो b को a करना होगा। एक काम करते हैं, दोनों को b कर देते हैं। तो b में करने के लिए क्या करना होगा? तो भाई हम पूरे को 8 से गुना कर देते हैं। तो ये 8a प्लस 8b और 8 से गुना करेंगे तो 8 9 8 72। क्या आपको बात समझ में आया? देखो यहां से सॉल्यूशन आगे बढ़ता नहीं अगर जब तक हम इस इक्वेशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे। या तो a को हमको 8 करना होगा या तो b को हमको 5 करना होगा। तो एक काम करते हैं 8 से गुना कर देते हैं, आपकी मर्जी तो आप 5 से गुना कर दो। अगर आप 5 से गुना करोगे तो a 5 बन जाएगा, ठीक है, b 5 बन जाएगा। अब देखो 8a का मान आप निकाले हुए कितना? 5b। तो यहाँ लिखेंगे 5b प्लस 8b बराबर 728। अब 8 और 5 13, 13b बराबर 728। देखो 13 से करता है, 13 छक 78, 78 13 पच्चे 65 और 13 छक 78, यानी b का मान दोस्तों कितना आ गया? 56 आ गया। अगर यदि b का मान 56 आ रहा है, ठीक है, b का मान अगर 56 आ रहा है तो अब आप a का मान निकाल सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे a प्लस b का मान 56 बराबर 91, यही दिया है। a प्लस b का मान 91, तो b का मान तो हम निकाल लिए हैं, तो a का मान निकालेंगे 91 माइनस 56। 11 में 6 गया 5, 8 में 5 गया तो 3। तो अगर हम a/b लिखते हैं तो a का मान 35 और b का मान 56। देखिए अब इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि अंतर निकालना है, क्योंकि a अंश और हर का अंतर मांगा गया है क्वेश्चन में, अंश और हर का अंतर। तो भाई 56 और 35 का अंतर निकाल दीजिए, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना दोस्तों? यहाँ बच जाएगा 2 बचेगा, यानी 21। देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 21, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए आप इतना कैलकुलेशन किए हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि गलती है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर b का मान a से छोटा आता तो हमको समझ में आता कि भैया कैलकुलेशन क्या है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है। क्योंकि भिन्न में क्या होता है कि अंश का मान छोटा होना चाहिए और हर का मान बड़ा होना चाहिए, उसी को हम सही भिन्न मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप में से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। और हम दावा करते हैं कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग इस सवाल में गलती करेंगे। तो इस सवाल को आप ट्राई करिए और देखिए कि आपका उत्तर मिलता है, आप बना पाते कि नहीं बना पाते। क्वेश्चन कहता है 8000880 बराबर 8 गुणे 10 से पावर x प्लस 8 गुणे 10 से पावर y प्लस 8 गुणे 10 से पावर z, जहां x, y और z पूर्ण संख्याएं हैं, तब x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जबरदस्त, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थानीय मान में ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का मान दिया गया है, इसको कैसे चेंज किया गया है? 8 गुणे 10 पे पावर x प्लस 8 गुणे 10 पे पावर y प्लस 8 गुणे 10 पे पावर z। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन काफी कुछ हिंट कर दिया है। ठीक है, कैसे? आप देखिए आपके संख्या में 3 बार 8 है और यहाँ पर 8 का फॉर्मेशन भी देखिए कितनी बार है? 3 बार है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इस 8 का पहला पोजीशन यहाँ के लिए है, दूसरा 8 के लिए पोजीशन यहाँ पर है और तीसरे 8 के लिए पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, आई बात समझ में?
तो अगर हम इस 8 का अगर स्थानीय मान देखें तो 8 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। तो इसके पास 5 0 करने के लिए हमको क्या करना होगा भैया, ऐसे कर देना पड़ेगा। यानी पहला वाला का काम तो तमाम हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसका 8 के बाद 1 2 0, 1 2 0। तो इसको क्या करना होगा 8 गुने 10 पे पावर 2 0। ठीक है, अब इस 8 के लिए क्या करना होगा 8 और 1 ठो 0। तो यहाँ आ जाएगा 8 और 10 पे पावर 1 ठो 0। अब आप देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करना है। क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मान क्या करोगे, x का मान 5, y का मान 2 और z का मान 1। 5 2 7 और 1 8। क्या आपके ऑप्शन में है, चेक करिए। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप लोग सही से बताइए कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाए। तो आपको समझ में आ रहा है कि सीटेट या फिर जो बीपीएससी का जो एग्जाम होगी, जो उसमें नंबर सिस्टम पूछेगा या फिर जो प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछेगा, उसका लेवल कहाँ तक जा सकता है। इस तरह के सवाल आपके यूट्यूब पे कोई भी नहीं करा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन ऐसा सवाल कोई भी नहीं करा रहा है। ठीक है, सब कोई वही घिसा पीटा जो पहले का सवाल है, बेसिक क्वेश्चंस है, उसी को करा के जा रहा है। जबकि हर साल क्या हो रही है, पैटर्न में चेंजिंग हो रही है। तो उसके अनुसार सब लोग काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल, मजेदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इसको आप सबको अटेम्प्ट करिए, इसको भी अच्छे से बनाइए। क्वेश्चन कहता है संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। कोई एक संख्या है n, इसको कहता है कि दोगुना कर देना है। भाई दोगुना कर दिए और उसमें y जोड़ देना है, y को जोड़ दिए। अब जो मिला उसको 2 से भाग कर देना है और अब कहता है कि इसमें n को घटा देना है। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो भाई इसमें क्या करना होगा, पहले क्रॉस गुना करना होगा। देखिए ये भी एक भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो प्लस करना हो या माइनस करना हो, आप क्या करेंगे पहले क्रॉस गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो 2n प्लस y हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है। 2 से गुना करेंगे 2n हो जाएगा और नीचे नीचे भी गुना होगा तो 2 गुने 1 ये 2 हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल। देखो जब वैल्यू समान रहे, जब दोनों का मान समान है, n x y से डरो मत। देखो n यहाँ 2 ठो है, यहाँ भी n 2 ठो बराबर है, यहाँ कुछ नहीं मैंने प्लस है और यहाँ माइनस है, कट गया। तो y/2 क्या ये आपके ऑप्शन में है, गौर कीजिए। ये आपके ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। आई बात समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि भाई हम मैथ्स को समझ सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरह से मैंने मैथ्स को सीखा है, जैसे मैंने मैथ्स को जाना है और जिस प्रकार से मैं मैथ्स को पढ़ा हूं, मैं उसी हिसाब से उसी आसानी से आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, थोड़ा इसमें आप लोग भी सपोर्ट करिए और अच्छे से इसको पढ़िए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जबरदस्त सवाल है, हमको लगता है कि सीटेट या टेट में इस तरह का सवाल इस साल जरूर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ही नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं। जब पहला हम क्लास दिए थे इसका, तो उसमें भी ये क्वेश्चन डाले हुए हैं और आज फिर ये क्वेश्चन दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है, टाइप थोड़ा सा अलग है। किसी बहुफलक, दोस्तों बहुफलक क्या होता है, जिसमें एक से अधिक साइड्स हो, यानी फलक यानी कि इसको बोलते हैं साइड्स, फेस हो। किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या यानी एज, शीर्षों की संख्या 8 है। इसमें कितने किनारे होंगे। दोस्तों शीर्ष का मतलब एज नहीं होगा, शीर्ष दोस्तों क्या होता है, वो चोटी सा बना रहता है शीर्ष। देखिए जैसे आप इस किताब की बात करेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, ये क्या है, ये किनारा है। तो ऐसे सवालों के लिए फॉर्मूला होता है v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2। अब देखिए इसमें f क्या है, फेस, सरफेस, और v क्या है, वही जो कोण है। दोस्तों v दिया है 8, हमको एज निकालना है, निकालना क्या है, किनारे को निकालना, किनारा कितना है, और फेस दिया है 6 बराबर 2। अब देखो 8 और 6 14, तो माइनस ई बच गया और प्लस 14, ठीक है, बराबर 2। अब माइनस ई, अब ये 14 उधर जाएगा तो 2 माइनस 14,
तो माइनस ई बराबर मान होगा 2 में 14 गया तो -12, माइनस माइनस कट गया, यानी इसमें किनारे जो होंगे वो 12 होंगे। अब आपसे एक सवाल करते हैं, बताइए ऐसा कोई बहुफलक जिसमें कि 12 किनारे हैं, 8 कोण है और 6 फलक हैं, वो कौन हो सकते हैं? वो उसका नाम क्या है? वैसी आकृति का नाम क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रकार का 2 आकृति है। कौन सा? एक घन और एक घनाभ। याद रखिएगा, इससे सवाल 21 में, 22 में भी आ चुका है और 23 में भी संभावित से जरूर पूछेगी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों एक और सवाल लेते हैं संख्या पद्धति का। देखिए क्वेश्चन कहता है आंकड़ों 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10 और 8 के माध्यक और बहुलक का माध्य क्या होगा? ओके दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे माध्यक और बहुलक का माध्य पूछता है, यानी कि माध्यक जो निकालोगे और जो बहुलक निकालोगे इन दोनों का माध्य निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आप लोग को बहुलक, माध्यक या माध्यिका, फिर माध्य निकालने, परिसर निकालने सब सिखाए हुए हैं। जो भी नहीं देखे वीडियो जाकर के आप सर्च करके देख सकते हो। देखिए जो आंकड़े दिए गए हैं 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10 और 8। देखिए जहां तक बात है बहुलक निकालने का, दोस्तों बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक में देखिए बहु में क्या होता है? ज्यादा। तो ज्यादा कौन सा है भाई? ज्यादा सबसे अधिक कौन है? 8। तो बहुलक 8 हो गया, काम खत्म। अब देखो कि इसका माध्यक कैसे निकालेंगे या माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो या तो दी गई संख्याओं को आरोही में कर दो यानी असेंडिंग में कर दो, या तो अवरोही में कर दो यानी डिसेंडिंग में कर दो। तो पहले 6, फिर 2 बार 7, फिर 1, 2, 3 बार 8, फिर 9, फिर 10। देख लीजिए 4 और 4 8 है ना, 4 और 4 8। अब देखो इसका जो माध्यक निकालोगे यानी माध्यिका निकालो या माध्यक निकालोगे, तो माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर संख्याओं का बीच ना मिले, दोस्तों बीच जैसे अगर हम 4 और 4 दोनों साइड कर दें, अगर ये 4 और ये 4 साइड कर दें, तो क्या बीच में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, गैप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि इस बीच वाले दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 और इसको 2 से भाग कर दो, तो यही हो गया आपका 8। दोस्तों ये हो गया माध्यक। अब बहुलक और माध्यक को जोड़ दो, क्योंकि अब हम माध्य निकालना जा रहे हैं इन दोनों का। दोस्तों माध्य को आप सामान्य भाषा में समझेंगे एवरेज। तो 8 8 16 फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारा सब का सब मान क्या दोस्तों आ गया? 8 ही आ गया। क्या संयोग है कि बहुलक भी 8, माध्यक भी 8 और माध्य भी 8, सब का सब 8 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका वीडियो जो मैंने बनाया है उसको आप अच्छे जाके देख ही लीजिएगा, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, ये आपका लाभ हानि चैप्टर से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? पहले इस सवाल को हम समझाते हैं आपको बहुत ही आसान एक एग्जाम्पल से, ताकि जीवन में कभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहले आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए मान लेते हैं कि आप कहीं घूमने गए और इस तरह का आप 10 ठो पेन लेके आए थे, 10 ठो कलम लेके आए थे। हम मोमबत्ती के पास हम पेन बता रहे हैं, ठीक है। 10 ठो कलम लेके आए थे और आपको खर्चा हुआ था 10 कलम का 100 रुपया, यानी 10-10 का पेन था, एक कलम का दाम दूसरे कितना था 10 था। तो आप 10 कलम लेके आए तो आपका खर्चा कितना हो गया? 100 रुपये खर्चा हो गया। और आप घर में ला करके एक कलम निकाल के लिख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। आपका एक दोस्त आया, बोला भैया पेन तो बड़ा बढ़िया लाया, तुम कहाँ से लाए हो? हमको पसंद आ गया, तुम दे दो हमको। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा खुरापाती आया कि भाई उतना दूर हम गए, वहाँ से हम लाए हैं और इसको अगर पूरा हम ऐसे दे दें तब तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट लिया जाए इससे। तो आप बोले कि हाँ भाई देखो देखो यार हम तो लाए हैं 8 ठो और 8 ठो लाए और हमको 100 रुपये खर्चा हुआ है। तुम तो मेरा जिगरी दोस्त है, तुमसे क्या हमको कमाना, तो तुम हमको 100 रुपया दे दो और ये 8 ठो ले जाओ। तो सामने वाला भी आदमी पूरा खुश है कि भाई देखो कैसा कितना अच्छा दोस्त है कि देखो हमको पूरा का पूरा पेन दे रहा है और जितना खर्चा हो बेचारा उतने में ले रहा है। लेकिन आप तो बड़ा ही चालाक निकले। नहीं, आप क्या किए? आप 2 कलम छुपा लिए हैं। आप बोल रहे हैं कि 8 ही कलम हम खरीदे, जबकि आप खरीदे कितना है? 10 कलम। तो आपका जो क्रय मूल्य था 100 रुपया और आपका जो विक्रय मूल्य है 100 रुपया, दोनों सेम हुआ कि नहीं?
तो वही यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 100 टका 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य कि 100 टका के बराबर है, तो लाभ या हानि कितना है। तो आप कहेंगे सर इसमें लाभ हानि कैसे हुआ। तो भाई इसमें जो 2 ठो मोमबत्ती वो जो चुरा के रख लिया है वो उसका प्रॉफिट न हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ दोस्तों कितना होगा, लाभ होगा उसके पास 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका दोस्त महालीचड़ है, एकदम बदमाश है, तो आप वो अगर 2 कलम कभी भी अगर आप गलती से निकाल दिए बेचने के बाद भी, तो वो 2 ठो छीन लेगा आपसे। बोले अरे झूठ बोला हमसे, लाओ वो दोनों पेन लाओ। तो क्या आप वो 2 जो आप छुपा के रखे हैं, क्या आप वो बोलेंगे कि 2 मैंने खरीदा है? कभी नहीं बोलोगे। यानी आप 8 का ही नाम लोगे कि 8 ही खरीदे और 8 ही बेच दिए। तो यहाँ नीचे हमेशा वही लिखेंगे जिसकी विक्रय होगी, जिसकी मैंने बेचने का क्रिया होगा, जिसको आप बेचोगे। और यहाँ पे 100 से गुना करोगे तो ये 2 चौक 8 और 4 से काटोगे 25, यानी लाभ दोस्तों कितना हो गया 25%। अब इस सवाल का हम एक आपको देहाती दिखाते हैं तरीका, एकदम देहाती तरीका, एकदम मूर्खेती वाला नहीं बोलते हैं, एकदम सूत्र वाला, वैसा देखिए। देखिए लाभ या हानि जो भी निकालने बोले वो क्वेश्चन देखिए अपने आप आपको दे देगा। सबसे पहले कितना मान बोला है, 10 की 8, आप बोलेंगे सर 10 लिख दो। उसके बाद कौन सा बोला, तो भैया बोला 8 लिख दिए। नीचे यहां जो लिखोगे उसी को नीचे लिखोगे और 100 से गुना कर दोगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। 8 में तो 10 में 8 गया तो 2/8 और गुने 100। अब बताओ कि 10 में 8 गया तो प्लस में कि माइनस में। आप कहेंगे सर प्लस में, क्यों? क्योंकि बड़ा में छोटा घटा है, सामान्य सी बात है। अगर प्लस है तो क्या लाभ ना होगा। 2 चौक 8 और 4 से काटोगे 25%। देखो सेम वैल्यू आया। तो या तो आप ऐसे बनाओ या तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है, दोनों के हिसाब से सही उत्तर आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे समझ गए। तो इस तरह के सवाल आपको बार बार दिए जाते हैं और झूठ मूठ का आडंबर फैलाया जाता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, ये है फॉर्मूला, वो है। कुछ भी नहीं करना है। आपको जो कहानी मैंने समझाया उसको ध्यान से सुन लिए होंगे अगर आप, तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।